हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री लेकर आए हैं और जिसको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, आज की वीडियो देखे अगर उसको कुछ भी केमिस्ट्री में नहीं आता तो उसको सारी चीजें बेसिक से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो हम देखते हैं वो आता है हमारे पास एटम्स। ठीक, तो एटम्स हमारे पास किसे कहते हैं? एटम्स कहते हैं वो सबसे छोटा पार्टिकल जो कि अकेला मौजूद हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एटम जो होते हैं वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि सिंगल होते हैं। ठीक, पहली चीज हमें क्या याद रखनी पड़ेगी कि ये सिंगल पार्टिकल्स होते हैं, और दूसरी चीज हमें ये याद करनी पड़ेगी कि ये अकेले मौजूद हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन ज्यादातर O2 की शक्ल में पाया जाता है, O की शक्ल में पाया जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता। ठीक है, लेकिन जब दो या दो से ज्यादा एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल O2, O3, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा P जो होता है फॉस्फोरस, ये 4 की शक्ल में पाया जाता है। इसी तरह से सल्फर 8 की शक्ल में पाया जाएगा। इसी तरह से H2 होता है और Cl2 भी होता है। जो चीज 2 की शक्ल में पाई जाती है उसको हम डाई एटॉमिक बोल सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई चीज 3 की शक्ल में पाई जाएगी तो इसको ट्राई एटॉमिक बोल दिया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ हमारे पास देखा हमने कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर हमसे कहा जाता है कि एलिमेंट्स किसे कहते हैं तो एलिमेंट्स होता है ग्रुप ऑफ सेम एटम्स। अगर हम एक सब्सटेंस लेते हैं और उसमें सारे एटम सी हैं, सारे एटम अगर सी हैं, सारे जितने भी एटम्स हैं अगर सी हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो एलिमेंट है। इसी तरह से हमने दूसरा एलिमेंट देखा, इसमें सारे नाइट्रोजन के एटम्स हैं, तब इसको एलिमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, इसमें अगर एक भी ऑक्सीजन आ गया तब फिर ये एलिमेंट की कैटेगरी में नहीं रहेगा। तो जो प्योर फॉर्म होती है उसी को हम एलिमेंट बोलते हैं, और एलिमेंट हमारे मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स हो सकते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल देखी होगी, कुछ इस तरीके की पीरियोडिक टेबल होती है। उसके लिए आप लोगों को मैं दूसरी ट्रिक बताऊंगा कि किस तरह से इसको याद कर सकते हैं। तो टोटल एलिमेंट जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो 118 हैं। उसमें से 92 हमारे मेटल्स होते हैं और 22 होते हैं नॉन मेटल्स। अब जो बचे उनको हम मेटलॉइड्स की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ठीक है, मेटलॉइड्स की कैटेगरी में जो भी बचे। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कि जब हम एटम को देखते हैं तो एटम के सबसे अंदर वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर दो चीजें होती हैं। पहली चीज होती है प्रोटॉन और दूसरी चीज होती है न्यूट्रॉन। याद रखिएगा कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर दो चीजें होती हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होंगी, एक होगा प्रोटॉन और दूसरी चीज होगी न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं, मतलब इस न्यूट्रॉन के अंदर जितने प्रोटॉन्स, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। उसके बाद जो ये चीज होती है इनको हम शेल्स बोलते हैं। शेल्स एक तरह से अलमारी है। एटम्स की जो अलमारी होती है उसमें पहली अलमारी है के, फिर एल है, फिर एम है, फिर एन है। तो पहली के, फिर एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है, के एल एम एन ओ, इस तरह से। तो अब हमारे पास जो एन की वैल्यू होती है, जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो के लिए होती है 1, एल के लिए होती है 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 4। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n², जहां n की जगह हम ये वैल्यू लिखेंगे। तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 का होल स्क्वायर करेंगे, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 1 है। तो k के पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा k के पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 हैं। मतलब के शेल, ये जो शेल बनाते हैं हम, ये न्यूक्लियस है, इसके बाद वाली शेल, इसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एक आ सकता है और 2 आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। इसके बाद वाली जो शेल होती है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ये हमने यहां से याद किया है। इसी तरह से एन के अंदर होते हैं 18। लेकिन हमें एक और चीज याद रखनी पड़ेगी कि किसी भी आखिरी शेल में, जो भी हम आखिरी शेल बनाते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, फॉर एग्जांपल हमने किसी भी
एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहते हैं इनको इसमें अरेंज करना, इस तरह से अरेंज करना। हमारे पास टोटल एलिमेंट्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको जब हम अरेंज करते हैं तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के लिए हम देखते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी भी एटम में जो होते हैं उसी को हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर हमसे पूछा जा गया कि एटॉमिक नंबर क्या होता है तो हम बताएंगे कि जो हमारा एटम था, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर, इस न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं उसी को हम क्या बोल देंगे? एटॉमिक नंबर। ठीक, अगर हम प्रोटॉन्स को और न्यूट्रॉन्स को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो चीज निकल के आती है वो आती है एटॉमिक मास। एक चीज आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि हमेशा जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, इसी वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है किसी भी एटम में। जब हम किसी भी एलिमेंट के लिए लिखते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हमें यहाँ एलिमेंट लिखना होता है। मान लीजिए मैंने ये मैग्नीशियम लिखा, ऊपर एटॉमिक मास लिखना होता है और नीचे लिखना होता है एटॉमिक नंबर। जब हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, मतलब न्यूट्रॉन्स, ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं अगर हम A में से Z को माइनस कर देंगे। यहाँ A हमारा एटॉमिक मास है और Z हमारा एटॉमिक नंबर है, जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। किसी भी एटम के अंदर जो प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आपको न्यूट्रॉन्स बताना है कितने होंगे। एक सवाल मैं इसमें करके दे देता हूं आप लोगों को, सिर्फ इसको इसमें से माइनस करना है। अगर हमसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि प्रोटॉन्स कितने होंगे, तो जो नीचे लिखी रहती है नंबर वही हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, तो हमारे पास जो चीज निकल के आएगी उसको हम न्यूट्रॉन्स बोलते हैं। याद रखिएगा, आप लोगों को बताना है कमेंट में कि इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास गिवन है तो इसके न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये हमने एलिमेंट्स लिखे, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप एटॉमिक नंबर की कोई वीडियो बनाइए। तो एटॉमिक नंबर हमारे पास ये हैं। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर है 1, इसी तरह से ये 10 तक लिखे हुए हैं। अब आती है बात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की। तो K के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, L के पास 8 जा सकते हैं, इसके पास भी 8 ही जाएंगे। वैसे 18 जा सकते हैं, लेकिन जब हम पीरियोडिक टेबल देखेंगे अभी 20 तक तो 8 ही जाएंगे, और जितने भी बचेंगे वो यहां जाएंगे। ठीक, अच्छा अब जरा देखिए, यहाँ एटॉमिक नंबर इसका 1 है। K के पास 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते थे, लेकिन यहाँ एक ही है, तो ये एक इसके पास आ जाता है। अगर हम बात करते हैं हीलियम की, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 है। ये एटॉमिक नंबर आपको याद करने पड़ेंगे 1 से लेकर 20 तक। ठीक, तो यहां अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर 2 है तो इसके पास 2 की क्षमता थी, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए। अगर यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम यहाँ 3 रख देते तो इसके पास क्षमता सिर्फ 2 की थी, इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां आए, उसके बाद जितने बचे इसमें से वो आगे चले जाते हैं। इसी तरह से यहाँ 4 हैं तो 2 यहाँ गए और 2 जो बचे वो आगे गए। इसी तरह से यहाँ 5 हैं तो 2 यहाँ गए, क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही की क्षमता है। उसके बाद जितने भी बचेंगे वो आगे जाएंगे। इसी तरह से यहाँ 2 गए और आगे गए 4। इसी तरह से हमारे पास सबका हो सकता है 2 और 8, क्योंकि इसके पास 10 है और इसके पास क्षमता है कि मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये कहता है। ठीक, उसके बाद जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पीछे हमने देखा था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, हम लोग फिर से देख लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, आखिरी शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको। तो आखिरी शेल अगर हम इसकी देखते हैं तो इसकी आखिरी शेल है 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 8। 7
7 6। यहां से देखेंगे जो आखिरी इलेक्ट्रॉन आएगा, जो आखिरी शेल आएगी, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी आखिरी और पहली यही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास 1। ठीक है। अब अगर हमसे कहा जाता है कि वैलेंसी बताइए, ये याद रखिएगा, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां ये 1 2 1 2 लिखी हुई है चीज। तो अगर हमसे कहा जाता है कि वैलेंसी बताइए, तो वैलेंसी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखते हैं। जरा समझिए कि वैलेंसी किस तरह से निकाली जाती है। मान लीजिए हमसे कहा जाता है कि वैलेंसी निकालिए किसी भी एलिमेंट की। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग होता है। याद रखिएगा, वैलेंसी वैसे कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी को। कोई भी जो एटम होगा वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लेगा या देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लेकिन हम लोग यहां आसानी से समझते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास 1 2 3 4 हैं, अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हैं, तो वैलेंसी उसी के बराबर हो जाती है। मतलब वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हो जाएगी अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें से कोई सा भी नंबर है। जरा चेक करते हैं। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 3 है तो वैलेंसी भी 3 हो गई। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 है तो वैलेंसी भी 2 हो गई। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 1 है तो वैलेंसी भी 1 हो जाएगी। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो क्योंकि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये कंडीशन है 1 2 3 4 की। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा होता है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 हुआ तो वैलेंसी होती है हमारी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 8 में से हम उस नंबर को जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उसको माइनस कर देंगे। तो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहां हम जब माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गए तो हमारे पास बचे 3, 8 में से 6 गए तो 2, 8 में से 7 तो 1 और 8 में से 8 गए तो हमारे पास बचे 0। तो ये हमारी वैलेंसी होती है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे आता है हमारे पास वैलेंसी निकालने का 1 2 3 4 और 5 6 7 8। अब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और ये हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। मैं यहाँ कुछ एलिमेंट्स के आप लोगों के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर देता हूं। अगर हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहां वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 2, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमें वैलेंसी निकालनी होगी तो अगर हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और 4 है तो वैलेंसी उसी के बराबर हो जाती है। इसका मतलब वैलेंसी अगर हमें निकालनी है तो यहां ये 1 ही हो गई, यहां ये 2 ही हो गई, यहां ये 3 हो गई, 4 हो गई। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होते हैं, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 होंगे तो 8 में से इस नंबर को हमें माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करेंगे हम तो ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 0। इसी तरह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 और 2 होते हैं तो यहां 1 और यहां 2 ही करेंगे। तो आप लोगों को अगर वैलेंसी समझ में आ गई तो बहुत आसानी हो गई आप लोगों को आगे के क्वेश्चंस करने में। जरा देखते हैं आगे हमारे पास क्या आता है। आगे आता है फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और ज्यादातर बच्चों को ये नहीं आता। अगर हमसे पूछा जाता है कि इसका फॉर्मूला बताइए तो ज्यादातर बच्चे बताएंगे NaCl। मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर पूछा जाए तो MgCl, और अगर AlCl का पूछा जाए तो वो ये बताएंगे। लेकिन ये फॉर्मूला गलत है, ये भी गलत है। ऐसा क्यों होता है जरा देखते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। जब हमसे कहा गया NaCl, तो जब हम फॉर्मूला बनाते हैं तो हम सबसे पहले नीचे लिखते हैं वैलेंसी। इसी वजह से वैलेंसी निकालना बहुत जरूरी होता है। तो हम लोगों ने यहाँ वैलेंसी देखी थी, ये लिखी हुई है वैलेंसी हमारे पास पूरी, और इसी तरह से जो उससे पहले के एलिमेंट्स हैं उसकी वैलेंसी हमें ये गिवन है। तो अब हम यहाँ वैलेंसी
देखते हैं Na की। तो Na की वैलेंसी होती है 1 और Cl की वैलेंसी होती है 1। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके इनके कंपाउंड्स लिखते हैं, जिसको हम लिखेंगे Na1 और Cl1, जिसको हम लिख सकते हैं सिर्फ NaCl। तो NaCl हमारा कंपाउंड हो गया सोडियम क्लोराइड। अगर अब हमसे कहा जाता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड का बताइए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड के लिए Mg और Cl। अब इसकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी वैलेंसी होती है 1। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा MgCl2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, MgCl2। इसी तरह से अगर हमसे एल्युमिनियम क्लोराइड का कहा जाता है तो इसकी वैलेंसी होती है 3 और इसकी 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा AlCl3। याद रखिएगा, बहुत बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ ये 2 क्यों आ रहा है या यहाँ ये 3 क्यों आ रहा है, जबकि NaCl के साथ कुछ भी नहीं आ रहा। ऑप्शन आप लोगों को जब गिवन होते हैं तब भी आप लोग गलत कर देते हैं। अब जरा समझिए कि हमें अगर कहा जाता है कि इसका फॉर्मूला बताइए, ठीक, तो यहां हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा Al2O3। Al2O3। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाता है इसका, तो इसका फॉर्मूला बनेगा BF3, बोरोन फ्लोराइड। ठीक है। अब लास्ट हमारे पास आता है चार्ज स्पीशीज। अगर हमसे कहा जाएगा सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का ज्यादातर लोग फॉर्मूला बताते हैं NaCO3। याद रखिएगा, ज्यादातर लोग फॉर्मूला इसका यही बताएंगे, कुछ लोग ये भी नहीं बता पाएंगे। जरा समझिए, इसका ये फॉर्मूला नहीं होता, क्योंकि कुछ स्पीशीज चार्ज होती हैं, जैसे कि हमारी सल्फेट है। अब सल्फेट की डायरेक्ट वैलेंसी हम याद कर लेते हैं ताकि हमें बहुत आसानी हो जाए क्वेश्चन बनाने में। तो अब जरा देखिए कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले हम सोडियम लिखते हैं और इधर लिखते हैं कार्बोनेट। अब हम सोडियम की वैलेंसी याद कर लेते हैं, क्योंकि सोडियम की वैलेंसी निकालने के लिए 281 करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा है 1। अगर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है तो वैलेंसी भी 1 ही होती है। और यहां हमने देखा कार्बोनेट के लिए जो वैलेंसी होती है वो है 2, तो यहां ये 2 आया। अब हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारा फॉर्मूला बना Na2CO3। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां 2 आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि कार्बोनेट के ऊपर जो चार्ज था वो 2 था। इसी तरह से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जब हम बनाएंगे तो इसके लिए हमारे पास AlOH, इसकी 3 वैलेंसी है, इसकी 1 है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा Al और OH थ्राइस। याद रखिएगा, OH थ्राइस आएगा, क्योंकि ये जो OH है ये पूरी एक ही चीज है। हाइड्रोक्साइड ये पूरी एक ही चीज है जिसको OH से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हमसे पूछा जाता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बताइए, तो कैल्शियम कार्बोनेट का, तो कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमारे पास दोनों की वैलेंसी 2 है, तो ये कैंसिल हो जाता है। इस वजह से फॉर्मूला बनता है CaCO3 फॉर्मूला बनता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अब आपको अगर क्वेश्चन दिया जाता है कि कुछ कंपाउंड्स बनाइए, तो आप लोगों को बनाना है, बताइए कि ClCO3 से जो कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा। मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखाता हूं। ये अब हमारे पास फॉर्मूला बनेगा Al2, क्योंकि इसकी चार्ज हमारे पास हमें डायरेक्ट याद है किसका है ये, वो मैंने मिटा दिया अभी। ठीक, तो अब अगर हमारे पास Al2CO3 है तो इसकी CO3 की वैलेंसी, यहां इसकी वैलेंसी होती है 2, तो इसको लिखेंगे Al2 और CO3 के साथ लिखेंगे हम यहां 3। तो ये फॉर्मूला बनेगा एल्युमिनियम कार्बोनेट का। इसी तरह से अगर हमसे कहा जाता है MgOH से क्या कंपाउंड बनेगा, तो Mg बनेगा और OH बनेगा ट्वाइस। अब आप लोगों को बताना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कि अगर हम सोडियम
सल्फेट बनाते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला। ये सोडियम सल्फेट का एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, ठीक। अगर हम एल्युमिनियम कार्बोनेट बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, और अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसी लगी है, और इनके जो नाम होंगे फॉर्मूला के साथ वो आप लोगों को बताने हैं। थैंक यू।